नमस्कार बोधलोक, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय धातु एवं अधातु का पूरा और आसान भाषा में ओवरव्यू समझेंगे। ये अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अंत तक जरूर समझिएगा। चलिए अपने आसपास की चीजों से ही शुरू करते हैं। दरवाजे में लगा लोहा, बिजली के तार में तांबा, गहनों में सोना, ये सब धातुएं हैं। और फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी अधातुएं हैं। तो ये धातु और अधातु आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत ही बुनियादी स्तर पर तत्व या तो धातु होते हैं या अधातु। अगर आप आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल को देखें तो धातुएं ज्यादातर बाईं ओर मिलेंगी और अधातुएं दाईं ओर। असल में धातुएं वो तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन मतलब पॉजिटिव आयन्स बना लेते हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आयन यानी नेगेटिव आयन्स बनाती हैं। बस यही मूल अंतर है। और हमारे दैनिक जीवन में तो इनका इस्तेमाल हर जगह है, जैसे कंस्ट्रक्शन में लोहा और स्टील, हवाई जहाज और वो फॉइल पेपर में एल्यूमिनियम। बिल्कुल। और अधातुओं में ऑक्सीजन तो जीवन के लिए जरूरी है ही, और कार्बन ईंधन का आधार है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। अगर हमारे सामने एक धातु और एक अधातु रखी हो तो सिर्फ देखकर या छूकर उनमें अंतर कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम उनके भौतिक गुणों मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की तुलना कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है चमक या लस्टर। धातुएं जब शुद्ध होती हैं तो उनकी सतह चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जैसे सोना और चांदी। वहीं अधातुएं चमकदार नहीं होती, वो निष्प्रभ मतलब डल दिखती हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। मैंने सुना है आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी वो चमकीला होता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आयोडीन एक अपवाद है। दूसरा गुण है कठोरता यानी हार्डनेस। ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा, और अधातुएं आमतौर पर नरम होती हैं। लेकिन यहाँ भी तो अपवाद हैं, जैसे हीरा। बिल्कुल। कार्बन का ही एक अपरूप हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और वो एक अधातु है। वहीं दूसरी तरफ सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं आघातवर्धनीयता, मैलिबिलिटी की। जी। इसका मतलब है धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। हाँ, और सोना और चांदी तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातुएं हैं। अधातुओं को पीटने पर वो टूट जाती हैं। और तन्यता, डक्टिलिटी का क्या मतलब है? ये है धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता, जैसे बिजली के लिए तांबे के तार। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर? कमाल है। अधातुओं में ये गुण नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आखिरी मुख्य गुण है ऊष्मा और विद्युत चालकता, मतलब कंडक्टिविटी। अच्छा, इसीलिए खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बनते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। जी। और बिजली के तार भी धातुओं के ही होते हैं। सही कहा। धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों के अच्छी सुचालक होती हैं, अर्धातुएं कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत मशहूर अपवाद है, ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही एक रूप है, एक अर्धातु है, लेकिन फिर भी ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। तो ये तो हुई बाहरी पहचान की बात, पर यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि ये अलग-अलग रसायनों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्कुल, यही इनका असली स्वभाव पता चलता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जो ज्यादातर क्षारीय मतलब बेसिक प्रकृति के होते हैं। वहीं अधातुएं अम्लीय यानी एसिडिक या फिर उदासीन न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय होगा और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय। एकदम सही। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फीटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और पानी के साथ अभिक्रिया, क्या सभी धातुएं पानी से एक जैसी प्रतिक्रिया करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो असली अंतर पता चलता है।
सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि आग लग जाती है। इसीलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अच्छा, और बाकी धातुएं? मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा और एल्यूमिनियम तो सिर्फ भाप से, और सोना, चांदी, तांबा ये तो पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। तो इन सभी प्रतिक्रियाओं से हमें धातुओं के एक तरह के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। क्या इन्हें किसी क्रम में रखने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इसी के लिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये धातुओं की एक सूची है जो उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में है। पोटेशियम सबसे ऊपर, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील, और सोना सबसे नीचे, यानी सबसे कम क्रियाशील। ये श्रेणी हमें ये अनुमान लगाने में मदद करती है कि कौन सी धातु दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से हटा सकती है। ये तो बहुत उपयोगी है। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि जब एक धातु और एक अधातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तब वो आयोनिक यौगिक या आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से नहीं, बल्कि उनके स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर से होता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोकर एक धनात्मक आयन कैटायन बनाता है, और अधातु वही इलेक्ट्रॉन लेकर एक ऋणात्मक आयन एनायन बनाती है, और इन विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल से आयोनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसका सबसे आम उदाहरण तो शायद हमारे घर का नमक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। बिल्कुल सही। और इन यौगिकों के कुछ खास गुण होते हैं। पहला तो ये कि ये ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब भंगुर, ब्रिटल होते हैं। और इनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या? वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयनों के बीच के उस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। और विद्युत चालकता, मैंने सुना है कि ठोस नमक में करंट नहीं लगता, पर पानी में घोलने पर लगता है। हाँ, क्योंकि ठोस अवस्था में ये विद्युत का संचालन नहीं करते, आयन अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। लेकिन पिघली हुई अवस्था में या पानी में घुलने पर ये अच्छे सुचालक बन जाते हैं, क्योंकि तब आयन वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसे हम रोज देखते हैं और शायद परेशान भी होते हैं, जंग लगना। जंग लगना संक्षारण यानी कोरोजन का ही एक बहुत आम उदाहरण है। संक्षारण वो प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास की हवा, नमी या रसायनों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जैसे लोहे पर वो भूरे रंग की परत जमना, या फिर चांदी का कुछ समय बाद काला पड़ जाना। और तांबे पर भी तो एक हरी परत जम जाती है। हाँ बिल्कुल, चांदी पर सिल्वर सल्फाइड की कारी परत बनती है और तांबे पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हरी परत। इसे रोकने के कई तरीके हैं, जैसे पेंट करना या तेल लगाना, लेकिन दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक है गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें लोहे पर जिंक मतलब जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। अब जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील है, तो वो पहले संचारित होकर लोहे को बचा लेता है, एक तरह से खुद की कुर्बानी दे देता है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है मिश्रतु बनाना यानी अलॉइंग। ये किसी धातु में कोई दूसरी धातु या अधातु मिलाकर उसके गुणों को बेहतर बनाने का तरीका है। जैसे जब लोहे में निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है जिसमें जंग नहीं लगता। ये तो बहुत ही चतुर तरीके हैं, पर ये सारी धातुएं हमें जमीन से मिलती कैसे हैं? देखिए, धातुएं प्रकृति में खनिजों यानी मिनरल्स के रूप में पाई जाती हैं, और जिन खनिजों से धातु को फायदे के साथ निकाला जा सकता है उन्हें अयस्क या ओर कहते हैं। इन अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग यानी गैंग्यू कहा जाता है। तो अयस्क से शुद्ध धातु तक का सफर क्या है? ये प्रक्रिया कैसे होती है? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए प्रक्रिया के कुछ मुख्य चरण हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण, मतलब सबसे पहले अयस्क से ज्यादातर गैंग को हटाया जाता है। दूसरा है ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन, वो कैसे? इसके बाद सल्फाइड अयस्कों को हवा की उपस्थिति में गर्म करके, जिसे भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं, या फिर कार्बोनेट अयस्कों को सीमित हवा में गर्म करके, जिसे निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं, धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। और आखिरी चरण? अंत में होता है अपचयन
यानी रिडक्शन। इसमें धातु ऑक्साइड को कार्बन जैसे किसी अपचायक का उपयोग करके शुद्ध धातु में बदल दिया जाता है। चलिए, अब परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए कुछ जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं। पहला और बहुत आम सवाल, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। वो हवा और नमी के संपर्क में आते ही तेजी से अभिक्रिया कर आग पकड़ सकती है। केरोसिन उसे हवा और नमी दोनों से बचाता है। बिल्कुल। अच्छा, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में करते हैं? जैसा हमने पहले बात की, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, वो अपनी जगह पर बंधे होते हैं। जबकि गलित अवस्था में वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। और क्या अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, विद्यार्थी अक्सर इसे याद करने के लिए कुछ मजेदार वाक्य या मिनोमोनिक्स बना लेते हैं। इससे पूरी श्रेणी को क्रम में याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हमने धातुओं को जमीन से निकालने की बात की, जिसकी एक पर्यावरणीय कीमत होती है। जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण, वनों की कटाई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक में दुर्लभ धातुओं का उपयोग बढ़ रहा है, हम इन सामग्रियों की जरूरत और अपने ग्रह की रक्षा की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने धातु एवं अधातु अध्याय का संपूर्ण ओवरव्यू समझा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।